स्वागत है आपका प्योर पॉलिटिक्स में। दिल्ली में इस समय सबसे बड़ा सवाल है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, किसके सिर पर ताज होगी। पिछले एक हफ्ते से तमाम ऐसी बैठकें चल रही है। आरएसएस, बीजेपी, अमित शाह, जेपी नड्डा, सारे लोग इस बात पर चिंतन कर रहे हैं कि दिल्ली का मुख्यमंत्री किसे चुना जाना चाहिए। चूंकि सारे लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री के लौटते ही इस पर चिंतन होगी और उसके बाद दिल्ली का मुख्यमंत्री चुना जाएगा। अब वैसे तो आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के आने के बाद से किसी भी चेहरे या कौन मुख्यमंत्री किस राज्य का होगा, उस पे अटकल लगाना या फिर कोई सोर्स के हवाले से खबर देना खतरे से खाली नहीं होता। क्योंकि प्रधानमंत्री के बारे में सबसे जो एक चीज प्रेडिक्टेबल है कि वो अनप्रेडिक्टेबल हैं। ये बात पूरे दावे के साथ कही जा सकती है, जैसा कि उन्होंने राजस्थान मुख्यमंत्री में मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्रियों का चुनाव किया। तो हम इस बात पे चर्चा करते हैं कि आखिर वो कौन सारे क्राइटेरिया हैं, वो कौन सारी शर्तें हैं जो कि किसी भी दिल्ली के मुख्यमंत्री को फिल करना होगा या फिर जरूरी होगा, या फिर जिस पे बीजेपी हाईकमान इस समय चिंतन कर रहा है, इस पे सोच विचार कर रहा है। और साथ ही कुछ चेहरों की भी हम बात करेंगे कि उनके कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या है, किसके क्या फायदे हैं, किसके क्या नुकसान हैं। तो प्योर पॉलिटिक्स में बात दिल्ली की। सबसे पहले आप जब प्रधानमंत्री दिल्ली की जीत के बाद जब बीजेपी मुख्यालय में वो कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, तो प्रधानमंत्री ने एक बड़े ही रिमार्केबल बात कही। उन्होंने कहा कि अब जो एनसीआर रीजन है, वहां पर तीनों जगहों पर बीजेपी का मुख्यमंत्री है। चूंकि दिल्ली का जो समग्र विकास है, जो डेवलपमेंट है, जो दिल्ली पूरे देश की कैपिटल है, उसका जो डेवलपमेंट है वो एनसीआर रीजन की वजह से होता है। यानी कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ हैं, जो कि राजपूत कम्युनिटी से आते हैं। हरियाणा में सैनी साहब हैं, जो कि ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं। और राजस्थान, जहां पे बीजेपी का मुख्यमंत्री है, वो ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। और दिल्ली चौथा राज्य जो कि एनसीआर रीजन को पूरा करता है, वहां पर मुख्यमंत्री कौन होगा, किस कास्ट का होगा, ये बीजेपी के सामने इस समय सवाल है। प्रधानमंत्री ने ये बातें कही कि एनसीआर रीजन का अब जो डेवलपमेंट होगा और तेजी से होगा। क्योंकि उस समय कई बार अड़चनें आती थी कि दिल्ली में किसी और पार्टी का, यानी आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री है, बाकी राज्यों में बीजेपी का मुख्यमंत्री है, तो पूरी तरह से एक विजन के साथ वो डेवलपमेंट कई बार नहीं हो पाती थी। अब सवाल ये है कि क्या बीजेपी मुख्यमंत्री के चुनाव में एनसीआर रीजन का जो कास्ट समीकरण है या एनसीआर रीजन के जो बाकी अर्थमेटिक है, सोशल जो कोलिशन है, उसका भी ध्यान रखेगी? और क्या ये चिंतन का, ये जो चर्चा का जो मुद्दा है, उसमें वो शामिल है? क्योंकि अगर आप दिल्ली के जो एडजॉइनिंग इलाके हैं, जो एनसीआर रीजन है, वहाँ के मुख्यमंत्रियों का कास्ट प्रोफाइल देखें, तो जैसा कि मैंने बताया कि योगी आदित्यनाथ क्षत्रिय कम्युनिटी से आते हैं, ओबीसी का मुख्यमंत्री हरियाणा में है, और ब्राह्मण यानी कि अपर कास्ट का मुख्यमंत्री राजस्थान में है। तो तीन ऐसी जातियां बीजेपी एनसीआर रीजन में रिप्रेजेंट करती है। चूंकि दिल्ली की वैसे जो पॉलिटिक्स होती रही है, पुराने जमाने में जो बीजेपी की पॉलिटिक्स थी, वो पंजाबी डोमिनेटेड पॉलिटिक्स रही है। और जो उनका बैकबोन था, यानी कि कास्ट कोलिशन में जो बैकबोन था, वो पंजाबी वोटर थे। आप याद कीजिए, मदन लाल खुराना पंजाबी समुदाय के बड़े जाइंट लीडर हुआ करते थे। बाद में जब मदन लाल खुराना को हटा करके साहिब सिंह वर्मा को बनाया गया, तो जाट कम्युनिटी से बनाया गया। लेकिन फिर जब साहिब सिंह वर्मा को हटाया गया, तो सुषमा स्वराज पंजाबी कम्युनिटी से बनी। और उस जमाने में जब दिल्ली में बीजेपी की जड़ें जमा रहे थे, तो तीन ऐसे बड़े नेता जिनके बारे में कहा जाता था कि ये तीन छत्रप, यानी कि मदन लाल खुराना, केदार साहनी, वीके मल्होत्रा, ये सारे नेता उस जमाने में बीजेपी के छत्रप कहे जाते थे। तो जो 25 से 30% की जो आबादी दिल्ली में है, वो पंजाबियों की है, जो बीजेपी का कोर वोट बैंक रहा है, जो उस जमाने से, जनसंघ के जमाने से बीजेपी को वोट करता रहा है। ये अलग बात है कि बाद में वो जो कम्युनिटी थी, वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। क्योंकि जो पूर्वांचली हैं, जो बिहार, यूपी जैसे राज्यों से आकर दिल्ली में बसे हैं अपनी अपनी नौकरियां और बेहतर जीवन के उपलब्धियों के लिए, उनका एक बड़ा वोट बैंक दिल्ली में तैयार हुआ। और इसलिए मनोज तिवारी जैसे नेता दिल्ली में उभर कर आए। शीला दीक्षित को भी उस कैटेगरी में ले सकते हैं आप। तो एक जो पूर्वांचल वोट बैंक था, वो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल वोट बैंक दिल्ली में तैयार हुआ। तो पहला जो सवाल था कि क्या दिल्ली का जो मुख्यमंत्री होगा, वो एनसीआर रीजन के कास्ट कोलिशन के हिसाब से बीजेपी उसमें उसका भी ध्यान रखेगी? तो पहला फैक्टर यह है कि बाकी राज्यों के कास्ट कोलिशन के हिसाब से भी बीजेपी इस बात का ध्यान रख रही है कि जो दिल्ली का मुख्यमंत्री हो, वो किस
समुदाय को रिप्रेजेंट करे। और वैसे तो दिल्ली की जो जिसको हम सामाजिक प्रोफाइल कहते हैं, जो पॉपुलेशन है, वो दिल्ली का चुनाव जनरली कास्ट के आधार पे नहीं होता है बल्कि क्लास के आधार पे होता है। यानी कि दिल्ली जो वोट करती है वो क्लास के आधार पे वोट करती है। जो सबसे निम्न वर्ग झुग्गी झोपड़ियों में रहता है, जो अरविंद केजरीवाल का एक बहुत ही लॉयल कट्टर वोट बैंक था, वो बीजेपी की एक दुखती रग थी, जो इस चुनाव में बीजेपी ने उसको क्रैक करने में एक बड़ी सफलता हासिल की है। हालांकि अभी भी एक बड़ा समुदाय झुग्गी झोपड़ियों का जो विकर सेक्शन है वो अरविंद केजरीवाल को उसने वोट किया है। दूसरा जो सेक्शन था वो मिडिल क्लास, जो कि पिछले 2 चुनाव में अरविंद केजरीवाल के साथ था, इस चुनाव में उसने बीजेपी का साथ दिया है। और तीसरा जो अपर कास्ट या अपर क्लास है, अपर मिडिल क्लास, जो कि बीजेपी का वोट बैंक रहा है। तो दिल्ली उस तरह से कास्ट के आधार पर वोट नहीं करती बल्कि वो क्लास के आधार पर वोट करती है। और वैसी स्थिति में बीजेपी किसी कास्ट से भी मुख्यमंत्री को चुन ले तो उसमें बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि बीजेपी कई सारे राज्यों में डोमिनेंट कास्ट की जगह उन्होंने न्यूमेरिकली जो नॉन डोमिनेंट कास्ट है उसके व्यक्ति को उन्होंने मुख्यमंत्री चुना। जैसे ये महाराष्ट्र का उदाहरण ले ले, जहाँ पे मराठा का डोमिनेंस है लेकिन वहाँ पे उन्होंने ब्राह्मण मुख्यमंत्री चुना। वैसे ही आप देखें कि राजस्थान से लेकर दूसरे राज्यों में बीजेपी ये एक्सपेरिमेंट करती रही है। तो अगर वो किसी दूसरे कास्ट मसलन की वैश्य से चुनाव करती है, उस जाति का चुनाव करती है, ब्राह्मण से चुनाव करती है जिसमें सतीश उपाध्याय हैं, तो बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि दिल्ली की जो जनता है वो बेसिकली क्लास के आधार पर वोट करती है। कास्ट यहाँ पे उतना ज्यादा फैक्टर प्ले नहीं करता है। तो दूसरा जो फैक्टर है जो बीजेपी इस समय असेसमेंट कर रही है, और जो कुल मिलाकर 4-5 चेहरे हैं, वो कौन से ऐसे चेहरे हो सकते हैं, उनके नामों की हम चर्चा करते हैं और उनके क्या फायदे नुकसान हैं। सबसे पहला जो चेहरा जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा थी वो है प्रवेश वर्मा, यानी कि साहिब सिंह वर्मा के बेटे। साहिब सिंह वर्मा उस जमाने में एक बड़े नेता थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, जाट कम्युनिटी से बने। और अगर इस समय आप देखें कि बीजेपी अगर कोई चौंकाने वाला फैसला लेना चाहती है तो उसमें कहीं ना कहीं साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा फिट बैठते हैं। वो किस लिए फिट बैठते हैं? क्योंकि आप देखें कि उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी की सबसे जो दुखती रग थी वो जाटों का आंदोलन था। जाट बीजेपी से नाराज थे और इसलिए बीजेपी को आरएलडी के साथ में किसानों की पार्टी के साथ में समझौता करना पड़ा। हरियाणा में जो बीजेपी की सबसे बड़ी दुखती रग है वो जाट है, यानी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जाटों के नेता हैं और बीजेपी को जाट के समानांतर ओबीसी को पोलराइज करना पड़ता है। राजस्थान में जाटों की एक बड़ी सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन है। तो अगर जाट के बीच में से दिल्ली में कोई व्यक्ति का चुनाव करती है जिसमें साहिब सिंह वर्मा के बेटे आते हैं, प्रवेश वर्मा, तो बीजेपी इन 3 राज्यों में जाटों की जो मैसेजिंग है उसको पूरा कर सकती है प्रवेश वर्मा के को चुनकर दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में। ये उनका प्लस पॉइंट भी है कि जाट नेता होने के साथ में, क्योंकि जिस तरह से आउटर दिल्ली में जाटों ने खुलकर बीजेपी को वोट दिया है और 10 एमएलए जाटों के चुने गए हैं, तो वो एक प्लस फैक्टर है प्रवेश वर्मा के पक्ष में। दूसरे जो नेता आते हैं आशीष सूद। आशीष सूद रंग से उठकर आए हैं, यानी कि आरएसएस एबीपी से उठकर आए हैं, और जो दिल्ली की जो बीजेपी की जो कोर स्ट्रेंथ है पंजाबी वोट बैंक, उसमें वो फिट बैठते हैं। वो पंजाब इससे पहले गोवा और जम्मू कश्मीर के सहप्रभारी भी रह चुके हैं और बिल्कुल जिसको कहते हैं गवर्नेंस का भी अनुभव, एमसीडी में भी वो काउंसलर रहे हैं। तो गवर्नेंस के अनुभव के साथ में आरएसएस का कनेक्शन और साथ ही एक पुराने अनुभवी नेता के रूप में आशीष सूद का नाम, और उस पंजाबी कम्युनिटी से वो बिलोंग करते हैं, तो उस कास्ट ब्रैकेट में फिट बैठते हैं। तीसरा जो नाम जो इस समय आप कह सकते हैं कि काफी प्रोमिनेंस में है, वो है रेखा का, यानी कि जो शालीमार से बाग से विधायक चुनी गई है। क्योंकि बीजेपी के अगर आप 21 राज्यों में जो एनडीए की सरकार है वहां पर इस समय कोई भी महिला मुख्यमंत्री नहीं है। वसुंधरा राजे एक जमाने में मुख्यमंत्री हुआ करती थी, उससे पहले उमा भारती हुआ करती थी। तो जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वुमेन कंस्टिट्यूंसी को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, और जिस तरह से वुमेन रिजर्वेशन बिल लाने के बाद जो डिलिमिटेशन होगा उसमें महिलाओं की जो संख्या है वो बढ़ेगी संसद में, तो उस कोर कंस्टिट्यूंसी को एड्रेस करने के लिए अगर वो किसी महिला के बीच में से किसी महिला का चुनाव करते हैं, तो उसमें से 2 नाम जो कि कैलाश से जीती हैं शिखा राय, या फिर
रेखा जो है वो कहीं न कहीं फिट बैठती हैं, क्योंकि उनके पास एक लेजिस्लेटिव एक्सपीरियंस भी है, वो पहले से भी विधायक हैं और साथ ही गवर्नेंस का एक्सपीरियंस उन्हें एमसीडी काउंसलर के रूप में भी है। तो इस तरह से महिलाओं के सेगमेंट को बीजेपी एड्रेस कर सकती है। दिल्ली में मुख्यमंत्री महिला मुख्यमंत्री बना करके बाकी राज्यों में उसका पॉलिटिकल डिविडेंड मिल सकता है, क्योंकि दिल्ली में एक बार सुषमा स्वराज मुख्यमंत्री रह चुकी और अभी जो मुख्यमंत्री थी आतिशी, वो भी महिला समुदाय से आती थी। तो एक जो फैक्टर है कि क्या महिला के बीच में से बनाना चाहिए मुख्यमंत्री, उनमें से 2 नाम ये प्रमुख नाम हैं। इसके अलावा 2 जो और नाम जो इस समय चर्चा में हैं, वो हैं विजेंद्र गुप्ता, चूँकि विजेंद्र गुप्ता पहले दिल्ली के बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं, वो विपक्ष के नेता रह चुके हैं दिल्ली में और पुराने चेहरों में से एक आते हैं कि उनके पास लेजिस्लेटिव एक्सपीरियंस भी है, एमसीडी का भी उनके पास अनुभव है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि उनके पास जो लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस या फिर गवर्नेंस या शासन का जो अनुभव है, वो भी उनके पास में है। लेकिन उनकी सबसे बड़ी दिक्कत है कि वो एक कास्ट और क्लास का जो दिल्ली जिस तरह से नेताओं का चुनाव करती रही है, वोट करती रही है, उसमें कहीं न कहीं जो और ख़ास करके जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जिस तरह से बीजेपी हाईकमान नेताओं का चुनाव करता है, तो उसमें कहीं न कहीं विजेंद्र गुप्ता क्या स्पीकर के रोल में फिट बैठते हैं या फिर अभी उनकी जगह मुख्यमंत्री के पोस्ट के लिए बन सकती है। इसके अलावा विजेंद्र गुप्ता के अलावा एक और नाम जो इस समय चर्चा में है या फिर वो एक कंटेंडर हो सकते हैं, वो है सतीश उपाध्याय, और जो इस समय दिल्ली के बीजेपी के अध्यक्ष हैं, वो क्योंकि दिल्ली बीजेपी पिछले जितने सालों में भी दिल्ली में सत्ता के संघर्ष में रही और सत्ता में आ नहीं सकी, उसके बाद भी एक पंजाबी चेहरा जो लगातार स्ट्रीट पे फाइट किया और उसने एक तरह से दिल्ली में बीजेपी को सत्ता की दहलीज तक पहुंचाया। तो इसलिए दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष भी एक चेहरे हो सकते हैं, लेकिन चूंकि बीजेपी की तरफ से कई बार ये खबरें आ रही है या फिर कई नेता ये भी जो टेबल पे ये भी चर्चा का मुद्दा है कि एमएलए के बीच में से चुनना चाहिए, तो उस कैटेगरी में फिर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष फिट नहीं बैठते। फिर सतीश उपाध्याय जो कि ब्राह्मण चेहरे हैं और उनके पास पुराना अनुभव है, दिल्ली के बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो ये सारे चेहरे कहीं ना कहीं इस समय चर्चा के जो बीजेपी हाईकमान और जो तमाम लीडर की जो चर्चाएं हो रही है, उसमें ये चर्चा में ये सारे नाम हैं। और चूंकि आप बीजेपी को देखते रहें कि जिस तरह वो चौंकाने वाला फैसला लेती है, तो इनके अलावा भी ढेर सारे नाम जिनमें से बीजेपी चुनाव कर सकती है मुख्यमंत्री के लिए, चाहे वो पूर्वांचली का चेहरा हो जिसमें कि कई सारे एमएलए का नाम है, या फिर मनोज तिवारी, चूंकि अगर सांसद दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं होगा तो वो उस रेस से बाहर हो जाते हैं। लेकिन कुल मिलाकर जो क्राइटेरिया है कि सोशल कोलिशन, कास्ट, क्लास और साथ ही जो एनसीआर का विजन है और साथ ही एक ऐसा व्यक्ति जो कि उम्र की का जो क्राइटेरिया है कि 60 साल से कम का हो, ताकि एक यंग लीडरशिप को मौका दिया जाना चाहिए। और उस कैटेगरी में जिस तरह से भजन लाल या मोहन यादव का चुनाव हुआ, उसमें से किसी की भी लॉटरी दिल्ली में खुल सकती है, क्योंकि बीजेपी के सामने दिल्ली में सबसे बड़ी समस्या ये है कि वहाँ पर उस तरह से स्वीकार्य नेता जिस ज़माने में मदन लाल खुराना थे, यानी कि एक एक्सेप्टेबल चेहरा दिल्ली का था, जिस ज़माने में साहिब सिंह वर्मा थे, यानी कि दूसरी कतार में मदन लाल खुराना के बाद दिल्ली में वो सब दूसरे एक्सेप्टेबल चेहरे थे, या फिर सुषमा स्वराज को जब लाया गया तो वो केंद्रीय कैबिनेट में थी। तो उस तरह का चेहरा इस समय दिल्ली में बीजेपी के पास नहीं है, जिसकी स्वीकार्यता हर एक सेक्शन में हो, हर एक क्लास में हो, हर एक कास्ट में हो। तो वैसी स्थिति में किसी भी को चुन लिया जाएगा तो वो एक तरह से वो भजन लाल मोहन यादव की तरह दिल्ली में बीजेपी की गाड़ी को आगे ले जाएगा। शंकर अनिमेश, द प्रिंट। लेकिन आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, अपने कमेंट्स, अपने रिएक्शन लगातार हमें भेजते रहें।